हेलो बच्चों, आज फिर हम आपकी जो वर्कशीट नंबर 10 आई है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो वर्कशीट आपकी पहले आई है 9 नंबर वर्कशीट आई है, दिल्ली के सुल्तान वाले चैप्टर में से आई है। आज भी आपके इतिहास वाले उसी चैप्टर से, दिल्ली के सुल्तान वाले चैप्टर से आई है वर्कशीट नंबर 10। इसमें दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक के बारे में पढ़ेंगे हम। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में, यानी कि 1206 के आसपास की बात है, दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन होता है, जो उन सुल्तानों के रक्षक सैनिक थे, उनकी टुकड़ियों का रहने का स्थान। गैरिसन होता है जो सुल्तानों के जो रक्षक सैनिक थे, रक्षा करने वाले सैनिकों के रहने के स्थान को गैरिसन कहा जाता है। दिल्ली के सुल्तानों की रक्षा करने वाले जो सैनिकों की टुकड़ियां होती थी, उनके रहने वाले स्थान को गैरिसन कहा जाता है। जो दिल्ली के सुल्तानों का 13वीं शताब्दी की शुरुआत के वर्षों में जो दिल्ली के सुल्तानों का शासन था, जब वो राज था, वो गैरिसनों के निवास के लिए बड़े मजबूत किलेबंद शहरों से परे अंदर तक ही था। जो गैरिसन क्या होते थे, किलेबंद शहर होते थे, जिनकी मतलब वो शहर जिनके इर्द गिर्द बहुत बड़ी बड़ी दीवारें खींच दी जाती थी और वहां पर उनके रक्षक सैनिक रहते थे। वहीं तक उनका शासन होता था। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में जो दिल्ली के सुल्तान थे, उनका जो राज्य होता था, शासन होता था, गैरिसन गैरिसनों के निवास के लिए बने, यानी कि रक्षक सैनिकों की टुकड़ियां होती थी। गैरिसन क्या होते थे, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए जो बड़े बड़े मजबूत किले बने होते थे, किले नुमा शहर बने होते थे, वहां तक ही फैला होता था। दिल्ली के सुल्तानों का जो राज होता था शुरुआती 13वीं शताब्दी के शुरुआत में, वो बस कहाँ तक होता था, जो रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के लिए किलेबंद शहर बनते थे उसके अंदर तक होता था। शहरों से संबंध था, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था। मतलब जो जिनमें जिन शहरों में रक्षक सैनिकों की टुकड़ियां किलेबंद शहरों में रहती थी, वहां तक दिल्ली के सुल्तानों का शासक था। तो उनसे को दूर भीतरी प्रदेशों में जो जिन शहरों में किलेबंद शहर थे, जो गैरिसनों के लिए, उनसे जो दूर भीतरी प्रदेश थे, वहां पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था। मतलब जिन शहरों के इर्द गिर्द किले नुमा दीवारें बनी हुई थी और जहाँ पर रक्षक सैनिकों की टुकड़ियां रहती थी, वहां तक ही दिल्ली के सुल्तानों का राज था। उनसे जो दूर के शहर थे, जहाँ जो दूर के एरिया थे, वहां पर इनका नियंत्रण ना के बराबर था। और इसलिए इन्हें अपनी जो आवश्यक सामग्री होती थी सुल्तानों के सैनिकों के लिए, उसके लिए राशन वगैरह के लिए व्यापार करना पड़ता था, कर लगाने पड़ते थे, लूट मार भी करनी पड़ती थी। जो दिल्ली के सुल्तान थे, उनके 13वीं शताब्दी के शुरू, यानी कि 1206 के आसपास, बस वही उन्हीं किलेबंद शहरों तक उनका राज होता था, जिसमें रक्षक सैनिकों की टुकड़ियां रहती थी। और इन गैरिसनों के लिए जो किलेबंद शहर थे, उनसे दूर जो एरिया होता था, वहां पर इनका जो नियंत्रण था, जो शासन था, ना के बराबर था। 13वीं शताब्दी के शुरुआती सालों, यानी कि 1206 में, दिल्ली के सुल्तानों का राज बस उन्हीं शहरों तक था जिनके इर्द गिर्द किले नुमा दीवारें बनी हुई थी और जिनके अंदर रक्षक सैनिकों की टुकड़ियां रहती थी। उससे दूर वाले जो शहर थे, जहाँ एरिया थे, वहां पर इनका नियंत्रण ना के बराबर था। इसलिए इनको जो आवश्यक सामग्री राशन वगैरह चाहिए था, उसके लिए या तो ये व्यापार करते थे दिल्ली के सुल्तान, जहाँ कर लगाते थे, या फिर लूट मार करते थे। दिल्ली से सुदूर बंगाल, सिंध के गैरिसन
शहरों का नियंत्रण बहुत कठिन था। जो बंगाल और सिंध है वो दिल्ली से दूर है। बंगाल और जो सिंध एरियाज हैं, यहाँ पर जो गैरिसन टुकड़ियों के लिए जो किले-नुमा शहर बने थे बंगाल और सिंध में, गैरिसनों के लिए यानी कि रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के लिए सिंध और बंगाल में जो किले-नुमा शहर बने थे, उनके ऊपर इनको नियंत्रण करना बहुत कठिन रहता था सिंध और बंगाल में। बगावत युद्ध जहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न-भिन्न हो गए। बगावत युद्ध जब कोई ये बगावत कर देता था कोई ना कोई, या युद्ध हो किसी के साथ लग जाता था, जब मौसम खराब हो जाता था तो बंगाल और सिंध से संपर्क कर पाना मुश्किल हो जाता था दिल्ली के सुल्तानों को। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, और जो दिल्ली के सुल्तान थे उनके शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावर जो आते थे अफगानिस्तान से, और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देती थी। एक तो जो दिल्ली के सुल्तान थे उनको अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों से सचेत रहना पड़ता था। एक जो उनके सूबेदार होते थे, अगर उनको थोड़ी सी भी कमजोरी दिखती थी तो वो विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। मतलब कोई काम काज में इनसे कमी रह जाती थी दिल्ली के सुल्तानों से, तो वहाँ के जो उनके अधीन सूबेदार जो काम करते थे वो उनके विरुद्ध विद्रोह कर देती थी। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किलों से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। अतः एक तो दिल्ली के सुल्तान वहाँ वहाँ तक ही शासन कर सकते थे जहाँ जिन किले नुमा शहरों में उनके रक्षक सैनिकों की टुकड़ियाँ गैरिसन रहती थी, और उससे दूर जो शहर थे उन जहाँ इलाके थे वहाँ पर इनका नियंत्रण ना के बराबर था। इनको अपनी आवश्यक सामग्री राशन वगैरह के लिए व्यापार कर्जा लूट मार पर ना ज़्यादा व्यापार करना पड़ता था, या कर लगाने पड़ते थे, या लूट मार करनी पड़ती थी। दिल्ली से दूर जो गैरिसन शहर थे दिल्ली के सुल्तानों के बंगाल और सिंध, उनके ऊपर इनका नियंत्रण करना इनके लिए कठिन था। जब बगावत होती थी या युद्ध होता था, जब मौसम खराब होता था, तो बंगाल और सिंध से इनका जो वो संपर्क होता था वो छिन्न भिन्न हो जाता था। इनको हमेशा अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों से और जो अपने ही इनके सूबेदार से उनसे हमेशा चुनौती मिलती रहती थी, क्योंकि जो एक तो अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों से इनको चुनौती मिलती थी, एक जो इनके सूबेदार होते थे जो जरा सी कमजोरी पर इनके विरुद्ध खड़े हो जाते थे, और इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। सूबेदारों और इनसे बचते हुए दिल्ली की सल्तनत अपने आप को बचाए हुए थी। अब पढ़ते हैं सल्तनत का संस्थापन। जो दिल्ली सल्तनत है उसकी स्थापना गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ था, जिसकी हमने प्रशस्ति पढ़ी ऊपर पिछले चैप्टर में। सल्तनत का स्थापन यानी कि सल्तनत की स्थापना गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुई है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुई। इसका विस्तार किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और इसका जो विस्तार है, स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की है दिल्ली सल्तनत की, इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में। विस्तार के अभियान दो तरह के थे। विस्तार जब इसको बढ़ाया गया यानी कि इसमें और क्षेत्र मिलाए गए, तो अभियान दो तरह के थे। सल्तनत की भीतरी सीमा, गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्र। दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमा कौन सी? गैरिसन शहरों के भीतरी अंदर का क्षेत्र। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चलाए उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। जिन शहरों के इर्द गिर्द किले नुमा दीवारें बनी हुई थी,
उनकी भीतरी सीमाओं में अभियान चलाए गए। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जहाँ पर वो शासन करते थे, वहाँ पर अभियान चलाए गए। उनका लक्ष्य गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी शहरों की स्थिति को मजबूत करना। सबसे पहले तो जिन शहरों पर, किले-नुमा शहरों पर जहाँ पर उनकी सैनिक टुकड़ियाँ रहती थी, वहाँ पर अभियान चलाए गए भीतरी सीमा पर। और गैरिसन शहरों के अंदर जो भीतरी क्षेत्र थे उनको मजबूत करने के लिए सबसे पहले सल्तनत के जो अभियान थे वो गैरिसन शहर थे वहाँ चलाए गए। और वो गैरिसन शहरों के भीतर जो अंदर का क्षेत्र थे उनको मजबूत करने के लिए सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चलाए गए वो गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि के जो भीतरी क्षेत्र की स्थिति को मजबूत करने के लिए गैरिसन शहरों की भीतरी स्थिति को मजबूत करने के लिए चलाए गए थे। सल्तनत की भीतरी सीमा के अंदर जो अभियान चलाए गए थे वो गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि के भीतर क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करने के लिए चलाए गए थे। गंगा जमुना के जो बीच का एरिया था उसको दो नहरों के बीच या नदियों के बीच के हिस्से को दोआब बोला जाता है। दो नदियों के बीच में जो क्षेत्र आता है उसको दोआब बोला जाता है। और गंगा जमुना नदियों के बीच में जो जंगल थे, पेड़ पौधे थे, उनको साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। तो जो जंगल थे, जब जंगल साफ कर दिए गए तो वहाँ पे जो शिकार करने वाले जानवरों का और जंगलों से खाने पीने की चीज़ें इकट्ठी करने वाले लोग थे और अपने मतलब पशुओं को चरवाने वाले लोग थे, उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया। शिकारी संग्राहकों और चरवाहों को वहाँ से मतलब कि दिल्ली के सुल्तानों ने गंगा जमुना के एरिया के अंदर, क्योंकि इनको व्यापार करना पड़ता था अपने खाने पीने की चीज़ों के लिए और लूट मार भी करनी पड़ती थी, तो इन्होंने गंगा जमुना के एरिया में जो जंगल थे वहाँ कुछ उगता तो है नहीं था, तो इन्होंने जंगलों को साफ कर दिया और वहाँ से रहने वाले शिकारी संग्राहकों और चरवाहों को वहाँ से भगा दिया और वह ज़मीन किसानों को दे दी इन्होंने। और कृषि कार्य को प्रोत्साहन किया। मतलब अपने खाने पीने की चीज़ें जुटाने के लिए इन्होंने गंगा जमुना के बीच में जो वो था एरिया था, लैंड था, उसको वहाँ से वृक्ष काट दिए गए, वहाँ रहने वाले शिकारी संग्राहकों और चरवाहों को भगा दिया और वहाँ पर क्या करने लगे, वो खेती करने लगे, उस ज़मीन पर खेती करवाने लगे, किसानों को ज़मीन वो दे दी उन्होंने। व्यापार मार्गों की सुरक्षा, जिन रास्तों से व्यापार किया जाता था उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बनाए और बसाए गए। क्योंकि व्यापार के द्वारा ही उनको राशन वगैरह मिलता था, इसके लिए उन्होंने व्यापार मार्गों की सुरक्षा बढ़ाई और हर क्षेत्र का व्यापार बढ़ाने के लिए नए किले बनाए गए, नए गैरिसन शहर बनाए गए और नए नए शहर बसाए गए। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और हर क्षेत्र के व्यापार में उन्नति लाने की खातिर किले बनाए गए, नए किले, गैरिसन शहर और नए शहर बसाए गए। दूसरा अभियान क्या था, सल्तनत की बात। एक तो सल्तनत के जो अंदर के क्षेत्र थे उनको मजबूत करने के लिए तो अभियान चलाए गए थे। गैरिसन शहर थे, उनके भीतरी स्थिति को मजबूत करने के लिए भीतरी क्षेत्र में अभियान चलाए गए। गंगा जमुना एरिया में खेती करने के लिए जंगल काट दिए गए, शिकारी संग्राहक और चरवाहों को भगा दिया गया। व्यापार द्वारा भी इनको राशन मिलता था, इसलिए व्यापार को बढ़ाने के लिए और हर क्षेत्र में व्यापार की उन्नति करने के लिए नए किले, गैरिसन शहर और नए शहर बनाए गए। हाँ, सल्तनत की बाहरी सीमा, गैरिसन शहरों की भीतरी सीमा से जो परे क्षेत्र थी, जो किलेनुमा दीवार के अंदर क्षेत्र थे उनके लिए तो ये वाले अभियान चलाए गए और वो किलेनुमा शहरों से जो बाहर वाले क्षेत्र थे उसके लिए क्या किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत इनके पास नहीं होगा, जो भारत का नीचे का हिस्सा है वो नहीं होगा, लक्ष्य करके सैनिक अभियान चलाए गए। दक्षिण भारत भी इनके पास आ जाए दिल्ली के तो। और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय भी अपनी चरम सीमा पर थे। जब अलाउद्दीन खिलजी थे उस टाइम उसके शासनकाल में भी दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान चलाए गए।
और जब मोहम्मद तुगलक था उस टाइम भी दक्षिण भारत को लक्ष्य करके अभियान चलाए गए। तुगलक के समय भी अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम, मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। जब इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान चलाए, तो इस समय इनकी सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम दिल्ली सुल्तानों की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान वस्तुएं अपने कब्जे में ले ली। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। ये जो मोहम्मद तुगलक है, इस मतलब ये दिल्ली सुल्तानों के सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान वस्तुएं अपने कब्जे में ले ली थी। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। भारतीय उपमहाद्वीप का बहुत बड़ा हिस्सा मोहम्मद तुगलक के युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया। दिल्ली सल्तनत की जो सेनाएं थी, जिन्होंने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान वस्तु अपने कब्जे में ले ली थी, उन्होंने दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने जो उनकी शत्रुओं की सेनाएं थी उनको हरा दिया था, शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक का मुकदमों में फैसले सुनाते थे। जो दिल्ली के सुल्तानों के सूबेदार और प्रशासक थे, वे मुकदमों के फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। सूबेदार और प्रशासक लोगों की जो भी लड़ाई झगड़े थे उनके फैसले भी सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। भीतरी प्रदेश होते किसी शहर या बंदरगाह के आस-पास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हैं। भीतरी प्रदेश क्या होते हैं? किसी शहर या बंदरगाह के आस-पास के इलाके। किसी शहर या बंदरगाह के आस-पास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें। ये भी याद कर लेना, लिख भी लेना। गैरिसन शहरों के लिए बंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं। किले-नुमा ऐसा बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं। दोआब, दो नदियों के बीच की जमीन। दोआब क्या होती है? दो नदियों के बीच की जमीन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। दिल्ली सल्तनत से दूर दो गैरिसन शहरों के नाम बताएं। सिंध और बंगाल। ऊपर हमने पढ़ा था भी सिंध और बंगाल में इनको प्रॉब्लम आती। सिंध और बंगाल। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? सिंध और बंगाल से दूर वो थे गैरिसन शहर थे। दिल्ली सल्तनत के सुदूर दो गैरिसन शहरों में किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? विस्तार दोनों के टाइम में हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ विस्तार के अभियान दो। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र मोहम्मद तुगलक के दूसरे का आंसर है। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल या राज्यकाल में, ये सेकंड वाले का आंसर ये है। मोहम्मद तुगलक के शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? भीतरी सीमा ये रही किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हैं। किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के भीतरी होता है अंदरूनी। किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुएं और सेवाएं की पूर्ति करते हैं। और भीतरी और बाहरी बाहरी क्षेत्र होते जो किले नुमा शहरों से बाहर होते हैं। इधर दिखाती हूँ बाहरी क्षेत्र कौन से होते हैं। गैरिसन शहरों की भीतरी क्षेत्रों से परे के क्षेत्र। बाहरी सीमा क्या होते हैं? गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्रों से परे के क्षेत्र। भीतरी क्षेत्रों में ये वाली परिभाषा लिख देना।
तो भीतरी की ये वाली परिभाषा लिख देना। और जो बाहरी सीमा होती है वो किले बंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं उससे बाहर के किले नुमा जो शहर होते हैं उनसे जो बाहर के क्षेत्र होते हैं उनको बाहरी सीमा कहते हैं। तो ये आज की वर्कशीट आपकी, आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लेना तो समझ आ जाएगा। वैसे ये मुश्किल चैप्टर है लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके लिए आसान हो जाए।